नहीं माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। माँ, तू जाने से पहले मुझे मेरे उस बाप का नाम तो बता दे। मैं उसका गिरेबान पकड़कर या तो पूछ सकूं कि मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उनके माथे पर काला दाग लगाकर इस तरह मरने को छोड़ दिया था। यह कहते कहते रमन का अपनी माँ से लिपटकर रो रो कर बुरा हाल था। रमन ने अपने पड़ोस में रहने वाले सेठ जी के दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाई। बहुत देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा तो खोला, परंतु गंदी नाली के कीड़े जाने कहाँ से आ जाते हैं, ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। रमन ने कई दरवाज़ों पर दस्तक दी, परंतु किसी ने भी कोई सहायता नहीं की, केवल गालियाँ देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रमन एक रिक्शे वाले की सहायता से किसी तरह अपनी माँ को सरकारी अस्पताल लेकर गया। वहाँ के डॉक्टर ने चेकअप करके उसकी माँ के लिए कुछ दवाएं लिखी, परंतु रमन के पास पैसे नहीं थे। रमन दवा की दुकान पर जाकर दुकान के मालिक से बोला, बाबूजी, मुझे ये दवाएं दे दो, मैं आपके पैसे कुछ दिनों में दे दूंगा। दुकानदार ने रमन को दवा देने से मना कर दिया। रमन रोकर दुकानदार से बोला, बाबूजी, मेरी माँ मर जाएगी, आप मुझे दवा दे दो, मैं आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग यह सब सुन रहे थे। उन्होंने उस दुकान मालिक से बच्चे को दवाएं देने को कहकर दवा की पेमेंट कर दी। वह बच्चे को दवा देकर बोले, जाओ बेटा, अपनी माँ को इस दवा का पेमेंट मैंने कर दिया है। रमन उन बुजुर्ग को लाखों दुआ देता हुआ दवाइयों को लेकर तेज कदमों से अस्पताल की तरफ भाग लिया। बुजुर्ग का नाम रविशंकर था। वह उस बच्चे को देखकर पुरानी यादों में खो गए। रविशंकर आज तक वह तारीख भूल नहीं सके थे। उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय वह स्कूल में पढ़ रहे थे। रविशंकर को किसी ने सूचना दी कि उनके पिताजी को कोई टक्कर मार गया है। वह भागते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। उनके पिताजी के सिर में बहुत चोट आई थी। वह अपने पिताजी को बहुत कठिनाई से अस्पताल लेकर गए थे। जाते ही डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। उनके पास पैसे नहीं थे। यदि पैसे लेने घर जाता तो बहुत देर हो जाती। रविशंकर ने बहुत कोशिश की थी, परंतु पैसे के कारण वह दवाई का प्रबंध नहीं कर सके और दवाइयों के कारण उनके पिताजी परलोक सिधार गए। तभी से वह 1-2 घंटे अस्पताल के सामने बैठकर ज़रूरतमंद की सेवा करते थे। रमन की माँ को एक बार तो होश आ गया और वह रमन को इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, परंतु वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और वह सोचते हुए अपने कॉलेज की यादों में चली गई। दामिनी ने कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था। उसका आज कॉलेज का पहला दिन था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि उसके पापा का इस शहर में नया ट्रांसफ़र हुआ था। उसके पापा एक बैंक में मैनेजर थे। कॉलेज में प्रवेश करते ही उसका सामना एक पुराने छात्री की टीम से हो गया। उन्होंने दामिनी को रोक लिया। उनमें से एक लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दामिनी ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी दादा दामिनी। वह लड़का बोला, दादा दामिनी भी कोई नाम होता है? दामिनी ने उत्तर दिया। दूसरी लड़की ने पूछा, दामिनी का अर्थ तो बिजली होता है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? दामिनी चुप थी। उनमें से एक लड़का बोला, दामिनी, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती हो, अब तुम्हें डांस तो करना ही होगा। गाना मैं गाता हूँ, डांस तुम्हें ही करना है। यह कहकर वह लड़का, जिसका नाम अतुल था, वह गाना गाने लगा, नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा, यार तुझे ऐसा कहाँ मिलेगा। दामिनी उनसे बचकर जाना चाहती थी, परंतु उसे वह बिना डांस किए जाने ही नहीं दे रहे थे। अतुल ने तो उसकी कमर में अपने हाथ डालकर ठुमके लगाना शुरू कर दिए। दामिनी अतुल से बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे डांस करना नहीं आता है। अतुल को उसके ऊपर तरस आ गया और बोला, आज मैं दामिनी के बदले डांस कर देता हूँ, जब यह सीख लेगी तब कर देगी, इसे जाने दो। ओह, तुझे इस पर तरस आ गया और इसके लिए जनाब डांस करने को भी तैयार हो गए? कहीं जनाब को कुछ तो नहीं हो गया है? उनमें से एक लड़के ने अतुल से पूछा। अतुल बोला, क्या तू पागल हो गया है? मैं तो उसके चेहरे को देखकर कह रहा हूँ, उस पर हमारा डांस सुधार रहा। और इतना कहकर उसने दामिनी को जाने का इशारा कर दिया।
दामिनी भी थैंक्स कहकर चली गई। दामिनी उस दिन से अतुल को कहीं भी मिलती और थैंक्स अवश्य बोलती थी। अतुल को एक दिन दामिनी से अकेले में सामना हो गया। तब अतुल बोला, देखो दामिनी, तुम्हारा यह रोज़ थैंक्स बोलना अच्छा नहीं लगता है। सभी साथी मेरा मजाक बनाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ हो गया है। दामिनी चुपचाप सुनती रही और अतुल बोलता रहा, दामिनी, मैंने तो उस दिन को उन्हीं जाने को कह दिया था। क्या तुम भी उन लड़कों की तरह ही सोचती हो? क्या मुझे तुमसे असल में कुछ होने लगा है? दामिनी अतुल की बात पर हंसकर चली गई। अतुल एक बहुत अमीर परिवार से था। उसके पापा का ज्वेलरी का बिजनेस था। वह कॉलेज में केवल मस्ती करने आता था। इस कॉलेज के उसके पापा ट्रस्टी थे। वह हमेशा कॉलेज को बहुत बड़ी रकम देते थे। दामिनी भी अतुल की तरफ आकर्षित हो रही थी, परंतु जब उसे अतुल के विषय में पता चला कि वह अमीर बाप का बेटा है, उसने अतुल से दूरी बनाने लगी। दामिनी अतुल से जितनी दूर जाने की सोचती, उससे अधिक अतुल उसके नज़दीक आ रहा था। और इस तरह अतुल ने एक दिन दामिनी को अकेला पाकर उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। दामिनी ने अतुल को समझाया कि मैं एक बहुत छोटे परिवार से हूँ, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, अतः यह ठीक नहीं है। परंतु अतुल तो दामिनी से जुदा नहीं होना चाहता था। अतुल ने एक दिन दामिनी को एक होटल में बुलाकर उसके साथ संबंध बना लिया, जिसके लिए दामिनी तैयार नहीं थी। दामिनी के जीवन का वह दिन सबसे मनहूस दिन था, क्योंकि अब वह अतुल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दामिनी ने अतुल को मिलने को बुलाया। अतुल ने आते ही दामिनी से अचानक बुलाने का कारण पूछा। दामिनी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दामिनी ने अतुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, अतुल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और वह मुस्कुराने लगी। दामिनी मुस्कुरा रही थी, परंतु अतुल के दिल की धड़कन ही रुक गई हो। वह क्रोधित होते हुए बोला, यह तुम क्या पागलपन की बातें कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। दामिनी उसकी बात सुनकर परेशान होती हुई बोली, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? अतुल अपनी आंखें लाल करता हुआ बोला, तुम वास्तव में पागल हो गई हो। दामिनी, तुम अभी कुंवारी हो और यह समाज एक कुंवारी माँ को स्वीकार नहीं करता है। ज़्यादा पागल मत बनो। मेरी मम्मी पापा ऐसा रिश्ता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अतुल, यह तुम क्या बोले जा रहे हो? हम दोनों ने प्यार किया है और यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। अतुल बोला, दामिनी, मैं मम्मी पापा को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? हमें किसी को पता चलने से पहले यह बच्चा गिरवाना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। दामिनी अतुल की बात सुनकर बोली, नहीं नहीं, मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूँगी। इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। अतुल दामिनी को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, दामिनी, इस तरह इमोशनल होना ठीक नहीं है। अभी हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हमें अपने परिवार की भलाई के विषय में भी सोचना होगा। घर से बाहर निकलकर बहुत कठिनाई आती है। दामिनी ने अतुल को उत्तर देते हुए कहा, नहीं अतुल, कुछ भी हो जाए मैं हत्या नहीं करूँगी। यदि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही इसको जन्म दूंगी और इसको पाल पोस कर काबिल बनाऊंगी। अतुल दामिनी की बातें सुनकर परेशान हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दामिनी बच्चे को गिरवाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसे अपने पापा का बहुत डर लग रहा था। यदि उनको इसका पता चल गया तो मालूम नहीं वह उसके साथ क्या करेंगे। अतुल ने दामिनी को एक बार पुनः समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो दामिनी, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और समझने की कोशिश करो। इसमें हम दोनों की ही भलाई है। हमारा समाज हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। हम दोनों ने जो भूल की है उसको सुधारने का यही आखिरी उपाय है। दामिनी बोली, अतुल, भूल हमने की है, इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना होगा। इस जीव का क्या अपराध है जो हम इसे इस दुनिया में आने से पहले ही मृत्यु दे दें। अब अतुल को इस समस्या का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा था और वह दामिनी से बोला,
अब तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। वह इतना कहकर वहाँ से चला गया। दामिनी अब वहाँ अकेली थी। उसके मन में अनेक तरह विचार आ रहे थे। वह अपनी इस समस्या को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। दामिनी को वहाँ बैठे हुए बहुत समय हो गया। वह घर जाकर किसी को क्या कहे। घर वाले अनेक प्रकार के सवाल पूछेंगे। फिर वह अपनी इज्जत के लिए वही उपाय बताएंगे जो अतुल ने बताया था। दामिनी को सोचते हुए अपनी एक सहेली की याद ताज़ा हो गई। दामिनी ने अपनी सहेली शोरा को फ़ोन लगाया। हेलो शोरा, मैं दामिनी बोल रही हूँ। हेलो दामिनी, क्या हाल है? तू ठीक है? तू कहाँ से बोल रही है? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। तू लखनऊ कैसे पहुँच गई? क्या शादी हो गई? नहीं शोरा, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरे पापा का कुछ महीने पहले यहाँ तबादला हो गया था और मैं यहाँ आ गई। आज तूने मुझे याद किया? शोरा ने दामिनी को शिकायत करते हुए पूछा। दामिनी बोली, शोरा, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ। और इतना कहकर उसने अपनी पूरी प्रेम कहानी शोरा को सुना दी। शोरा ने पूछा, अब इस कहानी में क्या पेच है? मेरी एंट्री क्यों करा रही है? दामिनी बोली, तू तो इसको बहुत ही हल्के में ले रही है। मेरी तो जान निकलने को है। दामिनी ने उसको समझाया कि मैं किसी भी कीमत पर बच्चा गिराना नहीं चाहती हूँ और अतुल इस बच्चे को गिरवाने की जिद पर अड़ा है। अब तू बता मैं क्या करूँ? शोरा बोली, दामिनी, यदि तू बच्चा नहीं गिराना चाहती तो तुझे अपना घर परिवार छोड़ना होगा। यदि तू यह करने को तैयार है तो मेरे पास आ जा। मैं यहाँ तेरे रहने व नौकरी की सेटिंग करवा दूँगी। दामिनी तो यह सुनकर खुश हो गई, क्योंकि डूबते को तो सहारा चाहिए, फिर चाहे वह तिनके का ही क्यों ना हो। और दामिनी ने यह शहर छोड़ने का मन बना लिया। दामिनी का मन खुश हो गया, लेकिन वह अतुल की बेरुखी से बहुत परेशान थी। उसे अतुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह उसको कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब दामिनी ने चुपचाप शोरा के पास जाने की तैयारी करना आरंभ कर दी। इसकी खबर उसने अपने घर वालों को ही नहीं लगने दी। दामिनी ने अतुल से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। उसने अतुल का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पहले दामिनी ने शोरा के पास जाने की टिकट बुक करवाई, जिसकी खबर किसी को नहीं थी, और एक दिन कॉलेज के टूर का बहाना बनाकर एक बैग में अपना सामान लेकर वह निकल गई। दामिनी की मम्मी पापा को तो इस बात का जब पता चला, जब उसके हाथ का लिखा हुआ लेटर उसके भाई के हाथ लग गया। उसके भाई ने वह पत्र अपनी मम्मी को दिखाया। उसकी मम्मी के तो होश उड़ गए। जब यह समाचार उसके पापा ने सुना तो उनको इस पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। उनका सिर शर्म से झुक गया। उनको यही चिंता सता रही थी कि वह लोगों को क्या बताएंगे। इधर दामिनी शोरा के पास पहुंच गई। शोरा उसकी बचपन की सहेली थी। वह मुंबई में नौकरी कर रही थी। अभी उसकी भी शादी नहीं हुई थी। दामिनी ने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया था और पहले ही नया नंबर ले लिया था। इस फ़ोन नंबर का केवल उसकी सहेली शोरा को ही पता था। शोरा ने सबसे पहले दामिनी को एक शादीशुदा औरत जैसा बना दिया, जिससे किसी को शक नहीं हो। उसकी मांग में सिंदूर लगवा दिया एवं पैरों में बिछुआ पहना दिया और उसे समझा दिया कि कोई भी पूछे तो कह देना कि पति के साथ अनबन चल रही है। शोरा के पड़ोस में एक अध्यापिका रहती थी। उसने उसे स्कूल में नौकरी दिलवाने के लिए उससे ही बात कर ली थी। शोरा ने दामिनी को अच्छी तरह समझा दिया था कि वह किसी को भी बात ना बताए। यहाँ बहुत से लोग ऐसे ही रहते हैं। दामिनी को स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अब वह काम भी करने लगी, लेकिन वह अतुल की बेवफाई को भी याद करती, तभी उसको रोना आ जाता। दामिनी अपनी सहेली के साथ रहकर अपना समय व्यतीत करने लगी। समय कब बीत गया उसे इसका पता ही नहीं चला। अब दामिनी की डिलीवरी का समय भी आ गया। शोरा की सहायता से सब ठीक चल रहा था। शोरा ने उसकी डिलीवरी भी पास के छोटे से हॉस्पिटल में करवा दी। दामिनी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। दामिनी ने बेटे का नाम रमन रखा। दामिनी जिस स्कूल में नौकरी करती थी, उस स्कूल में ही मैडम के बच्चे रखने की सुविधा भी थी।
इससे दामिनी को बच्चे के पालने में कोई परेशानी नहीं हुई। दामिनी के पापा दामिनी के जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगे थे। ये तो ठीक था कि उनकी वहाँ अधिक जान पहचान नहीं थी। दामिनी के पापा ने वहाँ से अपने ट्रांसफ़र करवा लिया। रमन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। दामिनी ने रमन के पापा का नाम अतुल ही लिखवाया था, क्योंकि हॉस्पिटल में उसके पति का नाम पूछा गया था। दामिनी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी सहेली का वहाँ से बंगलोर ट्रांसफ़र हो गया। अब दामिनी वहाँ अकेली रह गई। अब तक तो शोरा की सहायता से उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी, परंतु इतने बड़े शहर में एक लड़की का अकेला रहना, ऊपर से कुंवारी माँ थी। अब दामिनी को डर लगने लगा था। जब शोरा वहाँ से गई थी तब दामिनी खूब रोई थी और उसने उससे वहाँ कोई काम देखने को कहा था। कुछ समय बाद दामिनी को उसके स्कूल से निकाल दिया गया। अब वह परेशान रहने लगी। बिना काम के इतने बड़े शहर में कैसे रहती। अब वह नौकरी के लिए इधर उधर भाग रही थी, लेकिन अकेली औरत को देखकर सभी उसकी तरफ दूसरी नज़र से देखते थे। अब दामिनी को अपने निर्णय पर पछतावा भी होता था, लेकिन कर क्या सकती थी। जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता था। इसी बीच दामिनी की मुलाकात एक औरत से हुई। वह दामिनी से उसकी कहानी सुनकर उससे हमदर्दी की बातें करके उसे हंसाने लगी। दामिनी उसके अंदर छिपी हुई चालाकी को समझ नहीं सकी और उसकी बातों में आ गई। उस औरत ने उसे एक फैक्ट्री में काम करने के लिए राजी कर लिया। वह उसको फंसाकर फैक्ट्री में ले गई। उसने दामिनी को फैक्ट्री के मैनेजर से मिलवाया। वह मैनेजर बहुत कमीना था। वह औरत उसकी दलाल थी। उसका औरतों को फंसाकर उसके पास लाना होता था। वह मैनेजर उनके साथ रेप करता और उसका वीडियो बनाकर फिर उसके साथ ब्लैकमेल करता था। वह औरत दामिनी को भी उसके पास ले गई। दामिनी उसको पहचान ना सकी, क्योंकि उसे उस समय अपने बच्चे व अपना पेट भरने के लिए काम की आवश्यकता थी। मैनेजर दामिनी के साथ मीठी बातें करने लगा और उससे बोला कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें यहाँ परमानेंट काम दिला दूँगा। तुम्हें इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। वह दामिनी को अपने उस ऑफिस में लेकर गया, जहाँ पर वह औरतों के साथ रेप करके उनका वीडियो बना लेता था। दामिनी के सामने उसने पहले से टाइप किया हुआ एक फॉर्म रखा और उस पर उससे अपने दस्तखत करने को बोला। मैनेजर को यह नहीं मालूम था कि वह इंग्लिश भी पढ़ना जानती है। मैनेजर की यह सबसे बड़ी भूल थी। दामिनी उस पर टाइप किया हुआ मैटर पढ़ने लगी। तब उसकी आँख खुली, क्योंकि उस पर एक इकरारनामा टाइप किया हुआ था, जिस पर लिखा था कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं जो कुछ कर रही हूँ वह सब मेरी अपनी इच्छा से हो रहा है। दामिनी यह पढ़कर सोचने लगी, यह कैसा फॉर्म है? यह तो फंसाने का काम है। यदि वह इसे पढ़ती नहीं तो बुरी तरह फंस जाती। मैनेजर दामिनी को फॉर्म पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहा था। दामिनी उसकी तरफ नाराज़गी प्रकट करते हुए बोली, क्या आपने मुझे अनपढ़ समझ रखा है? किसी भी पेपर पर अपने हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ना तो होगा। मैं बिना पढ़े अपने हस्ताक्षर कैसे कर दूं? मैनेजर बुरी तरह घबरा रहा था, क्योंकि उसने उस पर जो टाइप किया था उसको पढ़कर कोई भी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। और वही हुआ जिसका मैनेजर को डर था। यह कैसा फॉर्म है? इस पर जो लिखा है उसे पढ़कर कोई भी अपने हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? मिस्टर मैनेजर, दामिनी ने मैनेजर को पूछा। मैनेजर बोला, मैडम, यदि काम करना है तब इस फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। आगे आपकी मर्जी है। दामिनी मैनेजर से पूछने लगी, यहाँ का मालिक कौन है? मुझे उससे बात करनी है। तुम लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। मैं इसकी शिकायत आपके मालिक से करूँगी। मैनेजर सोचने लगा, आज वह गलत फंस गया है। अब इसको यहाँ से किसी तरह भेजना होगा। और वह दामिनी को समझाने की कोशिश करने लगा। मैनेजर ने दामिनी को वहाँ से समझाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। दामिनी वहाँ से अपनी इज्जत बचाकर आ गई। लेकिन अकेली औरत अपनी इज्जत की रक्षा कैसे कर पाती,
यहाँ तो पग पग पर भेड़िए बैठे हुए हैं। इस तरह के हजारों मैनेजर ऐसी चिड़िया फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं। वह हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कौन मजबूर मिले और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। उनको किसी के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता है। वह तो अपना उल्लू सीधा करने की ताक में बैठे हैं। वह अच्छी तरह समझते हैं कि इसका नतीजा बुरा ही होगा, परंतु वह अंधे होकर यह करते रहते हैं। दामिनी वहाँ से तो किसी तरह बच निकली, लेकिन इस बार वह ऐसी फंसी कि वह फड़फड़ा भी नहीं सकी। उसके सारे पर कतर दिए गए। उसे पेट भरने के लिए कुछ काम तो चाहिए था। वह एक मंदिर के पास खड़ी थी। अचानक वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लंबा आदमी और एक औरत उतरे। उनके माथे पर लंबे चंदन के टीके लगे हुए थे। गले में रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी हुई थी। उनकी गिनती बड़े समाज सेवकी में होती थी, परंतु जो भी उसके चंगुल में फंस जाता फिर उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता था। उनकी नज़र भी गिद्ध दृष्टि थी। जैसे ही उसकी नज़र दामिनी व उसके 4-5 साल के बेटे पर पड़ी, वह समझ गए कोई चिड़िया है, इसे दाना डालकर देखा जाए। और वह दामिनी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर औरत बोली, बेटी किसकी तलाश है? क्या कोई मंदिर गया है? दामिनी कहने लगी, नहीं आंटी, बस यूं ही खड़ी हूँ। आंटी भी कहती है और कहती है यूं ही खड़ी हूँ। क्या बात है, कुछ मदद चाहिए? हम दोनों सुबह यहीं इसीलिए आते हैं कि इस दुनिया में लोग बहुत परेशान हैं। वह अपनों के द्वारा ही सताए गए हैं। वह अपना दुख किसी के सामने प्रकट भी नहीं करना चाहते हैं। हमने इस दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती है, तो भी किसी अपने द्वारा ही सताई गई है। इतना कहकर उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। उस कमीनी ने ऐसा मर्म स्पर्शी भाषण दिया कि दामिनी उसके सामने अपना सारा दुखड़ा सुनाने लगी। दामिनी वो औरत उसकी छाती से लग कर रोने लगी। उसने उसके आंसू पोंछे और उसे बहलाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई। 2-3 दिन तक तो दामिनी की अच्छी सेवा करवाई। 3 दिन बाद उनके पास एक औरत आई और उन दोनों ने उसे अपनी बेटी कहकर मिलवाया। वह औरत दामिनी से बोली, बेटी यह मेरी सहेली है पूनम। मैंने इनको तेरी कहानी सुनाई, तब यह मुझसे बोली कि बहन मैं उसे अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मेरे कोई बेटी नहीं है और आज यह तुझे लेने आई है। अब तू इनके साथ चली जा, या जैसा कहे वैसा करना। यह दिल की बहुत अच्छी है, तू वहाँ ऐश करेगी। और इतना कहकर उसने दामिनी को उसे सौंप दिया। दामिनी को क्या पता था कि वह इनके जाल में फंस चुकी है। उन दोनों ने दामिनी को 50,000 में बेच दिया था। वह औरत दामिनी को एक बहुत आलीशान कोठी में लेकर गई और उसे नहलाकर वह सजाकर एक सजे हुए कमरे में बिठा दिया और उसकी बेटे को एक नौकरानी लेकर चली गई। आज दामिनी ने बहुत दिनों बाद श्रृंगार किया था, जिससे वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह औरत कुछ समय बाद उसके कमरे में आई और बोली, देखो बेटी, तुम्हारे पास अभी एक बहुत बड़े सेठ आने वाले हैं। वह आज तुम्हारे मेहमान हैं और मेहमान की हर प्रकार से सेवा करना हमारा धर्म व कर्तव्य है। अतः तुम अपने मेहमान की सभी प्रकार से सेवा करके उनको खुश करने की कोशिश करोगी। यदि वह आज खुश हो गए तो तुमको रानी बना देंगे। और वह दामिनी से इतना कहकर चली गई। दोस्तों, आगे दामिनी के साथ क्या होता है? क्या दामिनी अपने आप को पूनम के चंगुल से अपने आप को छुड़ा पाएगी या दामिनी फंस जाएगी? जानेंगे आगे की कहानी में। तो दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग देखना न भूलें।